यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। इतने दिन से जिस रीओपनिंग सेरेमनी की तैयारियां चल रही थी, आखिरकार आज वह दिन आ ही गया था। बैकस्टेज सब आर्टिस्ट नर्वस थे। कविता श्रीधर का पूरा डांस ग्रुप एंग्शियस दिख रहा था। किसी भी वर्ल्ड स्टेज पर यह उनकी पहली परफॉर्मेंस थी। कार्तिक के रिसोर्ट की रीओपनिंग सेरेमनी किसी वर्ल्ड स्टेज से कम नहीं थी। बहुत से इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज आए हुए थे और यह परफॉर्मेंस पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट होने वाली थी। रिद्धिमा, जो हमेशा कॉन्फिडेंस से भरी रहती है, आज रह रहकर उसकी हथेलियों में भी घबराहट से पसीना आ रहा था। उसने कियारा से कहा, ऐसा ना हो एंड मोमेंट पर कोई गलती हो जाए हमसे और सब बिगड़ जाए। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कियारा ने रिद्धिमा को कहा। डर मुझे भी लग रहा है, पर इस समय अगर ऐसा सोचेंगे तो गलती होने के चांस ज्यादा रहेंगे। हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए। देखना सब अच्छा होगा। राधिका तो इतनी गुमसुम थी, जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम देने वाली हो। कार्तिक बैकस्टेज आया तो सबके उतरे हुए चेहरे देखे। कार्तिक को अंदेशा था कि यहाँ का माहौल ऐसा ही होगा, पर सब इतना निराश होंगे यह उसे भी उम्मीद नहीं थी। उसने रिद्धिमा की बात सुन ली थी। आगे बढ़कर उसने रिद्धिमा को कहा, परफॉर्मेंस में गलती होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम लोगों ने रात दिन कितनी प्रैक्टिस की है। इतनी ज्यादा कि मुझे यकीन है अब तुम नींद में भी गाना गाओगी तो सारे नोट सही लगेंगे। कार्तिक की बात पर रिद्धिमा हंस दी। कार्तिक ने कियारा को देखकर कहा, और तुम मैडम परफेक्शनिस्ट, तुमसे तो गलती हो ही नहीं सकती। और मान लिया एक घड़ी हो भी गई तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास उस गलती को कवर करने के शानदार स्किल्स हैं। स्टेज परफॉर्मेंस में किसी से भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि आप उसको कितनी फुर्ती से कवर अप करके शो मस्ट गो ऑन वाले फॉर्म में रहते हैं। कार्तिक ने फिर राधिका की तरफ देखकर बोला, एंड राधिका, सीरियसली, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने जितना इम्प्रूव इतने थोड़े समय में किया है वह आउटस्टैंडिंग है। मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तुम तीनों को वर्ल्ड स्टेज पर लॉन्च करने वाला हूं। मेरे पास तुम तीनों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। कार्तिक की बात पर वो तीनों चौंक गई। रिद्धिमा ने कार्तिक से पूछा, क्या सरप्राइज है कार्तिक? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की परफॉर्मेंस शानदार गई तो तुम लोगों को मालदीव्स में वेकेशन दूंगा। रेस्ट करना, चिल आउट करना, लाइफ एंजॉय करना। मैंने खुद देखा है 20 दिन से किस तरह से पागलों की तरह तुम सबने रात दिन मेहनत की है। तुम लोगों को आराम की जरूरत है। इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए मालदीव्स में पूरे अरेंजमेंट कर रखे हैं। इस परफॉर्मेंस के बाद, जो कि मुझे यकीन है बहुत शानदार होने वाली है, तुम लोगों को एक प्राइवेट प्लेन मालदीव्स ले जाएगा। मजे करना खूब वहां फिर। कार्तिक की बात सुनकर वह तीनों शॉक्ड रह गई। मालदीव्स की वेकेशन, ये तो उन्होंने सपना भी नहीं देखा था। आज तक रिद्धिमा तो अपने होम टाउन से ही बाहर नहीं निकली थी। पहली बार कार्तिक के साथ दिल्ली आई थी। कियारा और राधिका भी दोनों बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थी। उन्होंने भी कभी शिमला मसूरी के आगे कुछ देखा ही नहीं था। मालदीव्स में वेकेशन उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। जब कार्तिक ने यह अनाउंसमेंट की तो कविता श्रीधर के ग्रुप की लड़कियों के चेहरे उतर गए। वह आपस में बात करने लगी, हम लोग तो मामूली डांसर हैं। हमारे बारे में ऐसा कोई कभी नहीं सोचेगा। और फिर सोचे भी क्यों? हम में खास है ही क्या? ये तीनों तो इस एंटरटेनमेंट कंपनी की लीड सिंगर्स हैं। मेन आर्टिस्ट तो यही हैं। हमें तो बस बैकग्राउंड में डांस करना है। दूसरी लड़की ने भी हताश होते हुए कहा, ये तो आने वाले फ्यूचर की स्टार्स हैं। इन्हीं को लॉन्च करने के लिए तो इतना बड़ा शो रखा गया है। हमारा इनसे क्या मुकाबल? हम तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। कविता अपने ग्रुप की लड़कियों के उतरे हुए चेहरे देख रही थी और चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी।
कार्तिक ने पलटकर उन लोगों की तरफ देखा। उनके उतरे हुए चेहरे देखकर कार्तिक सारी बात समझ गया। कार्तिक ने उन लड़कियों को कहा, आप लोगों के चेहरे क्यों उतर गए? आज आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। ऐसी परफॉर्मेंस की दुनिया देखती रह जाए, ताकि आप सब लोग भी उसके बाद खुशी खुशी खूब एंजॉय कर सकें। मैं अपने आर्टिस्ट में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करता। यह वेकेशन मैंने आप सभी के लिए प्लान की है। आप सब लोग भी इस वेकेशन पर मालदीव्स जा रही हैं। कविता के ग्रुप की सारी लड़कियां एकदम शॉक्ड रह गई। कितनों के मुंह तो हैरानी से खुले के खुले ही रह गए। उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था जो भी उन्होंने अभी सुना था। वह सब लोग बुद्धुओं की तरह एक दूसरे के चेहरे ताकने लगी। कविता ने कार्तिक से कहा, कार्तिक प्लीज मेरी लड़कियों के साथ इस तरह मजाक मत करो। वह नहीं ले पाएंगी ऐसा जोक। हमें पता है हमारी इतनी वत नहीं है कि हमको मालदीव्स जैसी वेकेशन दी जाए। वैसे भी तुम हम लोगों को बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हो और इतना गुड वर्किंग एनवायरनमेंट भी। हमारे लिए यही बहुत है। हम मालदीव्स जैसी वेकेशन के ख्वाब नहीं देखते। कार्तिक ने कविता को कहा, नहीं देखते तो देखना शुरू कीजिए, क्योंकि अब आप कार्तिक मित्तल के यहाँ काम करती हैं। एक बात आप मेरे बारे में समझ लीजिए कविता, मैं जो कहता हूँ मैं वह करता हूँ। मेरी इस तरह की बातें मजाक में करने की आदत नहीं है। मैंने कहा है कि यह वेकेशन सबके लिए है, इट मीन्स सबके लिए है। कार्तिक के चेहरे को देखकर सब समझ गए कि कार्तिक सीरियसली कह रहा है। सब लड़कियों ने खुशी के मारे शोर मचाना शुरू कर दिया। कितनी ही लड़कियों के चेहरे पर कार्तिक के लिए अट्रैक्शन साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा हैंडसम और जेनरस बॉस पाकर तो वह सब फिदा हुई जा रही थी। कितनों के अंदर तो कार्तिक को लेकर रुमानी सपने फूटने लगे थे। रिद्धिमा ने ये सब देखा और जाने उसे क्या सूझी कि वह खुश होते हुए आगे बढ़ी और कार्तिक के गले लगकर उसको गाल पर किस कर लिया। उसकी इस हरकत से कार्तिक भी सकपका गया। कियारा कार्तिक को ऐसे घूरने लगी जैसे इसमें कार्तिक की गलती हो। रिद्धिमा अभी कार्तिक के गले लगी ही हुई थी। कार्तिक ने दोनों हाथ हवा में उठा दिए कियारा को यह जताने के लिए कि वो रिद्धिमा में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। इतने में ही बैकस्टेज साशा की एंट्री हुई। इतना शोर मचते देखकर साशा अंदर आई थी। साशा अंदर आते ही अपनी कमांडिंग आवाज में जोर से बोली, यह क्या शोर मचा रखा है? आप सब लोग बैकस्टेज हैं, अपने अपने घरों में नहीं है, और यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही है। आप लोगों की हूटिंग की आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही हैं। डिकोरम मेंटेन कीजिए। वर्किंग प्लेस का कोई डिसिप्लिन होता है कि नहीं? साशा की कड़क आवाज सुनकर रिद्धिमा कार्तिक से अलग हो गई। साशा ने भी रिद्धिमा को कार्तिक के गले लगे देख लिया था। साशा का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। साशा का गुस्सा देखकर कविता श्रीधर के ग्रुप की सारी लड़कियां एकदम सहमकर चुप हो गई। साशा ने फिर एक बार सब की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा, आप सब लोग फाइनल प्रैक्टिस कर लीजिए, इवेंट शुरू ही होने वाला है। और कियारा तुम प्लीज एक बार इन सब की ड्रेसेस चेक कर लो, कहीं भी इनके कॉस्ट्यूम में कोई कमी न रह गई हो। तुम सब अपना मेकअप भी रिफ्रेश करा लो, बस अब अनाउंसमेंट होने ही वाली हैं। फिर साशा ने कार्तिक को कहा, कार्तिक तुम जरा मेरे साथ बाहर चलोगे, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। कार्तिक तो रिद्धिमा की हरकत से वैसे ही सकपकाया हुआ था। उसे साफ दिख रहा था कियारा का पारा हाई हो चुका है। परफॉर्मेंस से पहले उसे कियारा का मूड भी ठीक करना था, पर अभी साशा की बात सुननी जरूरी थी। कार्तिक साशा के पीछे बाहर निकल गया। बाहर आकर कार्तिक ने साशा से पूछा, क्या बात है साशा? कुछ हुआ है क्या? साशा ने पलटकर कार्तिक को देखा और कहा, हुआ तो कुछ भी नहीं, मुझे बस तुमसे जरूरी बात करनी है। कार्तिक ने साशा को पूछा, हाँ कहो ना, क्या बात है? साशा ने कार्तिक को कहा, तुम अभी यह अंदर किस तरह की अनाउंसमेंट कर रहे थे? मुझे बाहर सब कुछ सुनाई दे रहा था। तुमको पता है हम लोग इनको पहले ही मार्केट स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा सैलरी दे रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे पर्क्स भी।
तुमको इतना जेनरस नहीं होना चाहिए। बॉस को बॉस की तरह बिहेव करना चाहिए। मैं मानती हूँ तुम इस कंपनी के चेयरमैन हो। तुम कुछ भी किसी को दे सकते हो। पर मैं भी इस कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। हमें अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी को उसी तरीके से चलाना चाहिए जिस पे इस पर हम हमेशा कंटिन्यू रख सकें। हम हमेशा इस तरह की वेकेशंस नहीं बांटते रह सकते हैं। ये गलत स्टैंडर्ड सेट कर देगा। फिर इन्हें हर बार लगेगा कि इनको इतना ही मिलना चाहिए। कार्तिक ने हैरान होते हुए साशा को कहा, हद है यार। इतनी जरा सी बात पर इतना सीन क्रिएट कर रही हो। तुमको लगता है कि मुझे बॉस की तरह बिहेव करना नहीं आता। अगर इन सब लोगों को मालदीव की वेकेशंस दे भी दी तो इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई है। आज का प्रेशर भी तो देखो। इंसान ही है ये लोग भी। इतने तनाव के बाद एक छोटा सा वैकेशन तो ये लोग भी डिजर्व करते हैं। साशा ने कार्तिक को कहा, सॉरी तुमको मेरी बात बुरी लगी। मेरा यह मतलब नहीं है कि तुम्हें बॉस की तरह बिहेव करना नहीं आता। मैं बस ये कह रही हूँ कि मालदीव्स का वेकेशन छोटा सा वेकेशन नहीं है। लाखों खर्च हो जाएंगे इतने सारे लोगों के ट्रिप पर। तुम बात समझ नहीं रहे हो। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कुछ सेट नॉर्म्स होते हैं। कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। हमें कम से कम वह तो फॉलो करना चाहिए। कार्तिक ने इस बार बहुत सख्त टोन में साशा को कहा, इतना बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कार्तिक का मूड बिगड़ता देखकर साशा डिफेंसिव हो गई। उसने कार्तिक को कहा, सॉरी मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल गई। सही बात है कंपनी तुम्हारी है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक एम्प्लॉय ही हूँ। मुझे इतना दखल नहीं देना चाहिए। पर मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के साथ साथ मैं तुम्हारे प्रति भी जिम्मेदार हूँ। इसलिए ही मैंने तुम्हें टोक दिया। साशा की बात सुनकर कार्तिक शांत हो गया। वह समझ गया कि साशा ये सब इसलिए कह रही है ताकि कार्तिक को आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। उसने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर साशा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे जैसे दोस्त मिलना बड़ी किस्मत की बात होती है। मैं समझता हूं कि तुमको इस कंपनी की चिंता है। मेरे एक एक पैसे की चिंता है। और तुम चाहती हो कि सब कुछ सिस्टमैटिकली चले। पर यकीन करो, यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा है कि यह लोग अंदर नर्वस होकर ब्रेकडाउन होने जैसे हालत में थे। इसलिए मैंने इनको मालदीव्स का वेकेशन ऑफर किया है। ताकि खुशी खुशी परफॉर्म करें और इनका टेंशन थोड़ा सा इज आउट हो जाए। ऐसा हर बार नहीं होगा। और जब अगली बार नहीं होगा तो अपने आप समझ आ जाएगा सबको कि ऐसी वेकेशंस हर बार के लिए नहीं है। पर इस बार यह अनाउंसमेंट बहुत जरूरी थी। तुम खुद जानती हो कि इस इवेंट का वर्ल्ड लेवल पर लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। तो मुझे इनको बूस्ट अप करने के लिए कोई बड़ा ऑफर ही देना था। और यह वेकेशन सिर्फ इनके लिए नहीं है मैडम। आप और नील भी जाएंगे। साशा ने कार्तिक को कहा, नहीं नहीं, मैंने ये सब इसलिए नहीं कहा कि इस वेकेशन पर तुम इन लोगों को भेज रहे हो और मुझे नहीं। मेरे पास फुर्सत ही कहाँ है। इवेंट के बाद भी तो बहुत कुछ वाइंड अप करना देखना होगा। मैं कहाँ जा सकूंगी सब छोड़कर। इतने में नील भी वहीं आ गया। नील ने कार्तिक और साशा को कहा, यार तुम अपनी ये लास्ट मिनट मीटिंग्स ना अभी साइड में रखो। इन सब के बारे में बाद में बात करना। अभी तो जो हो रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। कार्तिक ने नील को देखते ही कहा, लो थिंक अबाउट द डेविल एंड डेविल इज हियर। नील हंसता हुआ बोला, मैं तो जो हूँ वह हूँ ही पर अभी असली शैतान के बाप से मिल ले भाई। वह मरा जा रहा है तेरे से मिलने के लिए। कार्तिक ने हैरान होते हुए पूछा, किसकी बात कर रहा है? नील ने कहा, राहुल के पापा की। उनको तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने उन्हें कहा भी कि तू इस वक्त बहुत बिजी है। पर वो मान ही नहीं रहा यार। हमें इवेंट भी स्टार्ट करना है। तू 2 मिनट सुन ले कि क्या चाहता है। कार्तिक ने इरिटेट होते हुए कहा, अभी तो उस आदमी से बात की है। उसका गिफ्ट भी एक्सेप्ट कर लिया। अब किस बात का दर्द हो रहा है उसके पेट में जो उसको अभी ही बात करनी है। साशा ने भी नील को कहा, सही कह रहा है कार्तिक। इन्हीं चक्करों में थोड़ी पड़े रहेंगे।
जिस तरीके से उस आदमी के बेटे ने कार्तिक को मारने की कोशिश की थी, हम उसको यहाँ पर एंटर करने दे रहे हैं, शो देखने दे रहे हैं, यह क्या कम है? और क्या चाहता है? नील ने उन्हें कहा, यार मुझे क्या पता, क्या चाहता है? बस रट लगा रखी है कि तेरे से 2 मिनट बात करनी है। साशा ने कार्तिक को कहा, जाओ मिल लो, सुन लो क्या कह रहा है। मैं इतने फाइनल अरेंजमेंट्स देख लेती हूँ। कार्तिक नील के साथ बाहर आ गया। बाहर राहुल के फादर बहुत एंग्शियसली कार्तिक का वेट कर रहे थे। उन्होंने कार्तिक को देखते ही कहा, मिस्टर कार्तिक, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं समझता हूं कि अभी आप इवेंट की तैयारियों में बहुत ज्यादा बिजी हैं। मुझे बस आपके 5 मिनट चाहिए। कार्तिक ने उन्हें कहा, बताएं मिस्टर बजाज, क्या बात है? आप खुद देख सकते हैं कि मैं इस वक्त वाकई बहुत ज्यादा बिजी हूं। राहुल के फादर ने उसके बाद कार्तिक को जो कहा उसको सुनकर नील और कार्तिक दोनों सरप्राइज रह गए। राहुल के पापा कार्तिक के रिसोर्ट की ओपनिंग सेरेमनी में आए। उन्होंने कार्तिक को न सिर्फ करोड़ों की पेंटिंग गिफ्ट की, बल्कि वह कार्तिक से अकेले में बात करने के लिए लगातार इंसिस्ट कर रहे थे। जब कार्तिक उनसे मिला तो उन्होंने कहा, मिस्टर कार्तिक, मैं अपने बेटे की गलती के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूं। कार्तिक कुछ बोलता इससे पहले ही नील ने कहा, वह गलती नहीं थी, क्राइम था। किसी की जान लेने की कोशिश करना गलती नहीं होती है। और ऐसी बातों के लिए कानून में सजा लिखी गई है। माफी नहीं होती ऐसी बातों की। राहुल के पापा ने नील की बात सुनी और कार्तिक की तरफ देखकर कहा, कार्तिक, राहुल एक बिगड़ा हुआ बच्चा है। हमेशा ऐशो आराम में पला है। जरा जरा सी बात पर भड़कने की आदत है। यह मेरी गलती है कि मैं उसे ठीक परवरिश नहीं दे पाया। पर मैं अब चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप प्लीज उसको माफ कर दो। वह कितने समय से इस शहर में लौट नहीं पाया है। उसकी पढ़ाई भी खराब हो रही है। उसका करियर, उसकी जिंदगी सब बिगड़ रही है। नील ने फिर से चिढ़कर कहा, कौन सी पढ़ाई खराब हो रही है? वैसे भी आप उसे पैसे देकर ही पास करवाते आए हैं। एक नंबर का बेवकूफ है। आता क्या है उसे? नील के इस तरह बोलने से राहुल के पापा को बहुत तेज गुस्सा आया। पर वह नील की बात पर चुप रहे। उन्होंने कार्तिक को कहा, कार्तिक प्लीज, आपको जो सजा देनी है आप मुझे दे दीजिए। पर राहुल को माफ कर दीजिए ताकि वह शहर लौट सके। कार्तिक ने राहुल के पापा की बात सुनकर उनसे जो कहा उसे सुनकर वह भी दंग रह गए। मिस्टर बजाज, ये बहुत अजीब बात है कि आप मुझसे माफी मांगने आए हैं, वही अपने बेटे के बहाव पर। जबकि आप अगर उसे सुधारना चाहते हैं तो आपको उसे कहना चाहिए कि वह खुद मुझसे माफी मांगे। और जहां तक मैं समझता हूं, गलती जिसकी हो, माफी भी उसे ही मांगी चाहिए। फिर आपके बेटे ने तो गुनाह किया है। मुझसे बात करने उसको ही आना पड़ेगा। और उसके बाद उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि मैं उसके साथ क्या सुलूक करूंगा। इस प्रोसेस में आपका कोई रोल नहीं है। इसलिए इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। राहुल के पापा जानते थे कि राहुल तो कभी भी कार्तिक से इस तरह माफी नहीं मांगने वाला। वह तो इस बात पर भी लड़ रहा था कि मिस्टर बजाज कार्तिक के रिसोर्ट की ओपनिंग सेरेमनी में क्यों जा रहे हैं। मिस्टर बजाज ने कार्तिक को कहा, कार्तिक, मेरे बिजनेस की वर्थ बिलियंस में है। आप चाहो तो मैं आपको अपने बिजनेस में शेयर दे सकता हूं, या और कोई भी आपकी डिमांड हो तो मैं उन्हें पूरा करने के लिए तैयार हूं। पर प्लीज मेरे बेटे को अब माफ कर दो। कार्तिक मिस्टर बजाज की बात पर चौंका और फिर जोर से हंस पड़ा। मैं आपको आपकी नेटवर्थ बताता हूं। आपकी नेटवर्थ है 20 बिलियन। आप मुझे 20 बिलियन में से शेयर ऑफर कर रहे हैं, जबकि आपके पूरे 20 बिलियन ही मेरे लिए चिल्लर है। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक की बात सुनकर मिस्टर बजाज शॉक्ड रह गए। उनको लगा था बिलियंस बोलते ही कार्तिक का उनसे बात करने का एटीट्यूड बिल्कुल बदल जाएगा। पर कार्तिक ने तो उनकी 20 बिलियन की प्रॉपर्टी को चिल्लर ही बता दिया। वो सोच में पड़ गए कि कार्तिक किस लेवल का सुपर रिच है, जो उनकी वैल्यू उसके आगे कुछ भी नहीं है। वह और भी ज्यादा डर गए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कार्तिक को कहा, देखिए मिस्टर कार्तिक, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज आपके नाम कर दूंगा। सब कुछ आप ले लीजिए।
पर मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। कार्तिक ने उन्हें कहा, मिस्टर बजाज, मैं बहुत देर से आपसे पेशेंस के साथ इज्जत से बात कर रहा हूँ। मैं आपसे कह चुका हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में आपका कोई रोल नहीं है। अब आप बात को खत्म कीजिए और यहाँ से जाए। मुझे इवेंट की तैयारियां देखनी है। अपनी बात कहकर कार्तिक वहां से चल दिया। पीछे से बजाज ने कहा, तुम यह अच्छा नहीं कर रहे। इतना घमंड सही नहीं है। मैं भी तुमसे अभी तक बहुत इज्जत से बात कर रहा था, पर मुझे लगता है तुम्हारे जैसे नए नए रईस को ज्यादा इज्जत रास नहीं आती। कचरे से उठकर अमीर बन गए हो तो तुम्हारा दिमाग फिर गया है। मिस्टर बजाज की बात सुनकर कार्तिक एक खूंखार शेर की तरह पलटा। उसने जिस तरह मिस्टर बजाज को देखा, वह सकपका कर 2 कदम पीछे हट गए। कार्तिक ने मिस्टर बजाज को कहा, सही में बेटे की रगों में बाप का ही खून है। दिखाई दे रहा है मुझे। कार्तिक ने फिर एंथनी की तरफ देखकर कहा, साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ। बाहर मतलब मेन गेट के बाहर। और इनको बहुत ही इज्जत से लेकर जाना। धूम से निकले साहब की सवारी कर। एंथनी, कार्तिक का इशारा समझ गया। उसने हाँ में सिर हिलाया और मिस्टर बजाज की तरफ बढ़ा। मिस्टर बजाज एकदम से घबराकर पीछे हटने लगे, और एंथनी को धमकी देते हुए बोले, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करना। तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारी क्या हालत करवा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वह इससे ज्यादा कुछ भी बोलते उससे पहले ही एंथनी ने आगे बढ़कर उनकी गर्दन पकड़ ली और उनको घसीटना शुरू किया। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। एंथनी ने उनको कॉलर से पकड़ा और यूं ही घसीटता हुआ रिसोर्ट से बाहर की तरफ ले जाने लगा। वहां इवेंट के लिए जितने भी लोग थे, वह ये सब होता हुआ देख रहे थे। मिस्टर बजाज इस शर्मिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने गिड़गिड़ाकर एंथनी को कहा कि वह उन्हें छोड़ दे, पर एंथनी पर कोई असर नहीं हुआ। मिस्टर बजाज ने कार्तिक को भी आवाज मारी कि वो उसे माफ कर दे। कार्तिक ने उनकी तरफ पलटकर भी नहीं देखा। एंथनी ने मिस्टर बजाज को गेट से बाहर फेंका और साथ साथ ही सिक्योरिटी हेड राशिद को इंस्ट्रक्शंस दी। कार्तिक सर ने कहा है ये रिसोर्ट के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। सिक्योरिटी के इंतजाम एकदम टाइट रखना। राशिद को ये कहकर एंथनी अंदर आ गया। अंदर रिसोर्ट में लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। एक ने कहा, ये तो बजाज कंस्ट्रक्शंस के मालिक मिस्टर बजाज थे ना, राहुल बजाज के पापा। दूसरे ने कहा, मैं तो इन्हें यहाँ पर देखकर चौंक गया था। तुमको बैकस्टोरी नहीं पता क्या? इनके बेटे ने इस रिसोर्ट के मालिक कार्तिक मित्तल पर जानलेवा हमला करवाया था। मैं हैरान था कि यह यहाँ पर कैसे आ गए हैं। वहीं खड़े तीसरे आदमी ने कहा, जरूर इन्होंने यहाँ पर आकर फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की होगी। वरना मैं मिस्टर कार्तिक को जानता हूँ। ही इज अ नाइस पर्सन। अगर आप उनसे अच्छे से बीएफ करो तो वह बहुत इज्जत देते हैं, पर अगर आप बदतमीजी पर उतरो तो फिर उनसे ज्यादा क्रूएल भी कोई नहीं है। जितने मुंह थे वहां पर उतनी ही बातें हो रही थी, पर लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि मिस्टर बजाज जैसे बिलेनियर के साथ कार्तिक ने ऐसा सलूक किया कि घसीटते हुए रिसोर्ट के बाहर ही फेंकवा दिया। कार्तिक का मूड खराब हो गया था। इवेंट से पहले बिना बात का तमाशा क्रिएट हो रहा है। कार्तिक को इस बात से बहुत इरिटेशन हो रही थी। कार्तिक ऑफिस में कुछ जरूरी पेपर साइन कर रहा था कि तभी नील उसके पास आकर बोला, यार हम इवेंट शुरू भी कर पाएंगे कि नहीं? एक के बाद एक सयापे हुए जा रहे हैं। कार्तिक ने चौंक कर नील को पूछा, अब क्या हो गया ब्रो? नील ने कहा, वह रिहाना याद है तेरे को? वो मेकअप की दुकान, जो गाती तो गधी के रेंगने जैसा है पर खुद को लता मंगेशकर समझती है। कार्तिक ने नील को पूछा, हाँ याद है, क्या हुआ? नील ने फिर बोला, और वह मोटा गंजा भी याद होगा तुझे, बुलेफाइड का सीईओ ब्रॉडकास्ट कंपनी वाला। कार्तिक ने खींचते हुए कहा, हाँ भाई वह भी याद है। इतनी बड़ी फुटेज लेने की बजाय बताएगा भी कि हुआ क्या है? नील ने कार्तिक को बताया, उन दोनों ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की है। हमें पता ही नहीं चला कि उन लोगों ने भी आज सेम डे ही एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट रख लिया है।
रेहाना उसमें परफॉर्म कर रही है और बुलफाइट कंपनी उसका लाइव टेलीकास्ट करेगी। लाइव का टाइम भी वही है जो हमारे इवेंट का है। कार्तिक नील की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, अंदर अंदर इतनी तैयारी कर ली उन्होंने, हमें पता भी नहीं चला। नील ने भी कार्तिक को कहा, वही तो, मुझे लगा नहीं था कि वह इतना बड़ा कोई कदम उठा लेगी। सेम टाइम में टेलीकास्ट होने से हमें बहुत नुकसान होने वाला है। वह सिंगर चाहे कैसी भी है पर उसकी लट के झटकों के बहुत लोग फैन हैं। और दूसरी बात, बुलफाइट सबसे बड़ी ब्रॉडकास्ट कंपनी है। अगर वह किसी का प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि वही बेस्ट प्रोग्राम होगा। इससे हमारे इवेंट पर बहुत असर पड़ेगा। रेहाना एक एस्टैब्लिश्ड स्टार है और बुलफाइट इतनी बड़ी कंपनी है तो लोग उन्हीं का प्रोग्राम देखना प्रेफर करेंगे। हमारे तो सारे आर्टिस्ट्स भी नए हैं, लोग उनका नाम भी नहीं जानते। कार्तिक ने नील से कहा, इन दोनों ने जानबूझकर हम लोगों से बदला लेने के लिए ये किया है। नील कुछ कहता कि तभी कार्तिक के ऑफिस के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। कार्तिक ने देखा तो सामने आदित्य खड़ा था। आदित्य को देखते ही नील ने कहा, आदित्य को मैंने ही बुलाया है। कार्तिक ने आदित्य से पूछा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? इस रिसोर्ट को बचाने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है दोस्त, वरना ये रिसोर्ट पूरी तरह खत्म हो गया होता। आदित्य ने कार्तिक को कहा, मैंने वही किया जो मेरा काम है, और मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। मुझे तो ये बताओ कि क्या इमरजेंसी आ गई? नील ने अभी मुझे फोन करके एजेंट यहाँ बुलाया। कोई दिक्कत है क्या? नील ने आदित्य को कहा, हाँ यार दिक्कत तो है, वो भी बहुत बड़ी, तभी तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। एक ब्रॉडकास्ट कंपनी है बुलफाइट, वह भी इस तरह के प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट करती है। आदित्य ने कार्तिक को कहा, हाँ मैं जानता हूँ, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी तो वही है। नील आदित्य को कहा, पिछले दिनों वह हमारी कंपनी में आए थे। हमने ही कांटेक्ट किया था अपने इस इवेंट के लाइव टेलीकास्ट के लिए। पर उस घटिया आदमी ने बहुत ही वाहियात डिमांड की। उसकी गंदी नज़र हमारी सिंगल लड़कियों पर थी तो हमने उसे कंपनी बाहर निकाल दिया। ऐसे ही वह जो पॉप सिंगर है रेहाना, उसने भी यहाँ पर बहुत बदतमीजी की थी। अब उन दोनों ने हमसे बदला लेने के लिए आज के दिन, इसी समय, एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया है और उसका लाइव टेलीकास्ट का समय भी वही रखा है जो हमारे इवेंट का है। मैं चाहता हूं कि तुम उसमें कुछ ऐसा टेक्निकल फॉल्ट क्रिएट कर दो कि लोगों तक उनका लाइव टेलीकास्ट पहुंच ही ना पाए। आदित्य ने नील को कहा, मेरे लिए यह बहुत आसान काम है, फिक्र मत करो, हो जाएगा। कार्तिक को नुकसान पहुंचाने वालों को तो मैं किसी हाल नहीं छोड़ूंगा। ऐसा हाल करूंगा कि व्यूअरशिप के नाम पर उल्लू बोलेंगे। कार्तिक ने नील और आदित्य को कहा, अरे कुछ भी कहे चले जा रहे हो, मुझसे तो पूछ लो कि मैं क्या चाहता हूँ। नील ने कार्तिक को कहा, इसमें पूछना क्या है? कोई हमारे साथ डेढ़ शयाना बनकर साजिश रचेगा तो हम उसे छोड़ थोड़ी देंगे। कार्तिक ने नील को कहा, दिमाग ठंडा रख यार, आजकल तुझे हुआ क्या है? बात बात पर इतना गुस्सा होने लग गया है। नील ने कार्तिक को कहा, तूने जो गुस्सा होना छोड़ दिया, अब मुझे तो तेरा और बाकी सब का ध्यान रखना पड़ेगा ना। कार्तिक ने गहरी सांस लेते हुए नील और आदित्य को कहा, एक बात बताओ तुम दोनों, क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि हम उनको डिग्निफाइड तरीके से मात दें? नील ने पूछा, डिग्निफाइड तरीके से तेरा मतलब क्या है? कार्तिक ने नील को कहा, रेहाना यूथ में अपनी नाटकबाजी की वजह से फेमस है। सिंगिंग में वह बिलो एवरेज है, और उसके कंपेरेटिवली हमारी तीनों सिंगर्स बहुत कमाल की है। हमारा स्टेज परफॉर्मेंस भी हमने बहुत शानदार सेट किया है। कविता श्रीधर के ग्रुप की लड़कियां गजब की डांसर हैं। क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि वो सब अपनी परफॉर्मेंस से रेहाना को मात दें? जितनी पब्लिसिटी हमने की है, लाइव टेलीकास्ट में लोग एक बार तो यहाँ आएंगे ही ये देखने की क्या चल रहा है। जब देखेंगे तो यकीनन उसका प्रोग्राम छोड़कर हमारा ही प्रोग्राम देखना प्रेफर करेंगे। इनिशियली हो सकता है जब प्रोग्राम स्टार्ट हो तो थोड़ी कम व्यूअर हो पर धीरे धीरे व्यूअरशिप बढ़ेगी, मुझे पूरा यकीन है।
कार्तिक की बात सुनकर नील और आदित्य चुप हो गए। कार्तिक ने फिर कहा, यार अगर मैं इस तरह का काम करूंगा ना तो इसका तो यह मतलब हो गया कि मुझे अपने आर्टिस्ट की टैलेंट पर भरोसा ही नहीं है। इसलिए ये सब करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तुम देखना हम उसको सीधे तरीके से ही बुरी तरह से आज मात देंगे। उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह। यहाँ कार्तिक, आदित्य और नील से डिग्निफाइड तरीके से बिहेव करने को कह रहा था, वहाँ अपने ड्रेसिंग रूम में रेहाना घमंड के साथ उस बुलिफाइड कंपनी के सीईओ को कह रही थी, आज तुम देखना मैं इस कार्तिक और इसकी उन सिंगल लड़कियों का क्या हाल करूंगी। वह सीईओ डैनियल हंसते हुए बोला, यार रेहाना तुमने तो कमाल का प्लान बनाया। तुम उन बेचारी लड़कियों को तो फेमस होने से पहले ही खत्म कर दोगी। तुम इतनी बड़ी स्टार हो, तुम्हारे मुकाबले उन्हें कौन देखेगा। पर एक बात तो है, वह लड़कियां थी बहुत खूबसूरत। यार अभी तक भी रात को सपने में आ रही है। काश वह मुझे मिल सकती। रेहाना ने डैनियल को घूर कर देखा और कहा, तुम इन्हीं बातों की वजह से मार खाते हो। हर वक्त यही सब सूझता है तुमको। डैनियल ने रेहाना को कहा, खैर छोड़ो ये बात। बड़ी बात यह है कि आज हम दोनों अपना बदला उस कार्तिक मित्तल से ले सकेंगे। रेहाना ने डैनियल को कहा, ना सिर्फ बदला बल्कि तुम देखना मेरे सामने वह कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ आएगा और माफी मांगेगा। मैं यूथ की म्यूजिक सेंसेशन हूँ। मेरे से पंगा लेकर वह म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी जगह नहीं बना सकता। रेहाना की बात सुनकर डैनियल भी जोर से हंसने लगा। कॉन्सर्ट शुरू होने वाला था। बाहर स्टूडेंट्स की भीड़ लग गई थी। रेहाना का कॉन्सर्ट भी उसी टाइम पर है, ये न्यूज़ अब सब तरफ फैल चुकी थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब कंफ्यूज थे कि वह क्या करें। तभी उन स्टूडेंट्स में किसी ने आकर एक अनाउंसमेंट की और सारे एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। कार्तिक का इवेंट अब शुरू होने वाला था। सब तरफ तैयारियां जोरों शोरों से थी। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट इस इवेंट को अटेंड करने आए थे। उनमें से अधिकतर वही लड़के लड़कियां थे जिनको फ्री में टिकट अवेलेबल हो गई थी। बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने उन टिकट्स को हाई प्राइसिंग पर बेच दिया था और अब वह वेन्यू के बाहर खड़े होकर किसी तरह से एंट्री का जुगाड़ लगाने के चक्कर में थे। तभी उनमें से बहुतों के मोबाइल पर एक एडवर्टाइजमेंट पॉपअप होना शुरू हुआ। उस एडवर्टाइजमेंट में रेहाना के कॉन्सर्ट की इंफॉर्मेशन थी। उसके लाइव टेलीकास्ट का टाइम भी सेम है। ये देखकर वह सब लोग बहुत हैरान थे। यहाँ तक कि जो कोई भी उसके कॉन्सर्ट को पर्सनली अटेंड करना चाहे उनके लिए एंट्री फ्री थी। रेहाना का ये पूरा इवेंट बुलफाइट कंपनी अरेंज कर रही थी। उन्होंने सारा कॉस्ट खुद बियर किया था। बहुत सारी कंपनियों को अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए बुलफाइट जैसी ब्रॉडकास्ट कंपनी की ज़रूरत पड़ती है। उन्हीं बड़ी कंपनियों से बुलफाइट ने स्पॉन्सरशिप ली थी और उनके साथ कोलैबोरेशन में ये कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया था। इतना सारा फंड इकट्ठा हो जाने के बाद उन्होंने टिकट फ्री कर दी थी। टिकट फ्री करने का एक ही मोटिव था, कार्तिक के इवेंट को फ्लॉप करना। वहां खड़े लोगों को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा इवेंट अटेंड करें। उन सब में अभी यही डिस्कशन चल रही थी कि तभी रिसोर्ट के अंदर से किसी ने बाहर आकर एक अनाउंसमेंट की, आप सबका आज के इवेंट में तहे दिल से स्वागत है। ये रिसोर्ट मिस्टर कार्तिक मित्तल का है। आज रिसोर्ट की रीओपनिंग सेरेमनी है। मिस्टर कार्तिक चाहते हैं कि जितने भी लोग इस सेरेमनी को अटेंड करेंगे वह सब लोग उसके बाद यहाँ पर लगाए जाने वाले लजीज बुफे को एंजॉय करके जाएं। इवेंट के बाद आप सबके लिए डिनर का अरेंजमेंट किया गया है। दुनिया के सारे डिलीशियस क्यूजीन आज हम सर्व करने वाले हैं। पहले आप कॉन्सर्ट एंजॉय कीजिए, फिर हमारी हॉस्पिटैलिटी देखिएगा। उस आदमी ने फिर इशारा करके रिसोर्ट के गेट ओपन करा दिए ताकि जो लोग भी आना चाहे वह अंदर एंटर कर सकें। कार्तिक के इवेंट की टिकट बहुत हाई प्राइस पर थी, इसलिए वह अब लास्ट मिनट पर जनरल पब्लिक के लिए एंट्री फ्री नहीं कर सकते थे। उससे केओस क्रिएट होता। पर जितने भी स्टूडेंट्स फ्री टिकट के साथ आए थे वह किसी भी हाल में रेहाना का कॉन्सर्ट देखने ना चले जाएं। यही सोचकर नील ने यह अरेंजमेंट और अनाउंसमेंट करवाई थी। इस अनाउंसमेंट के बाद एक बार बाहर फिर से शोर शराबा मच गया।
सारे कॉलेज स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे कि रिहाना के कॉन्सर्ट तो होते रहते हैं और ऐसे भी कौन सा वह अच्छा गाती है। बस लाइट एंड साउंड शो देखने वाली बात है। उसके कंपेरेटिवली आज ये डिफरेंट इवेंट अटेंड करना ज़्यादा सही है। और फिर हमें 5 स्टार खाना खाने को और कब मिलेगा। 5 स्टार का डिनर सबके लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन हो गया। सारे कॉलेज स्टूडेंट्स ने मिलकर यह डिसाइड किया कि वह कार्तिक का ही इवेंट अटेंड करेंगे। बाहर लड़के लड़कियों में ये सब बातें चल रही थी। एक से एक सुपर रिच और डिफरेंट फील्ड के लोग, बहुत से सेलिब्रिटीज गेस्ट भी वहां आ रहे थे। उन लोगों में एक वाइट सूट पहने मिस्टीरियस आदमी था। वह सब स्टूडेंट्स की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने स्पेशली एक स्टूडेंट से 3 गुना पैसे देकर एंट्री टिकट खरीदा था। वह आदमी कार्तिक से मिलना चाहता था। एंट्री ओपन हो चुकी थी। सब लोग अब उस ग्रैंड स्टेज के सामने थे। अभी तक कार्तिक का कोई पता नहीं था। बहुत सारे लोग तो वहां पर कार्तिक को देखने के लिए बेताब थे। वह एक ऐसा सुपर बिलियनियर था जो सबके लिए बहुत रहस्यमयी शख्सियत हो चुका था। कार्तिक के बारे में बहुत सारी अफवाहें रात दिन फैल रही थी। लोगों के लिए यह बहुत सरप्राइजिंग था कि एक आदमी जो कुछ समय पहले तक अपना खाना और कपड़े तक अफोर्ड नहीं कर पाता था, आज दुनिया के टॉप 3 रिच लोगों में आता है। जिसके लिए मिलियन बिलियन ट्रिलियन भी कुछ नहीं है। सफेद सूट पहने आदमी ने वहां खड़े कुछ लड़कों से पूछा, आप लोगों ने देखा है इस कार्तिक मित्तल को? उन लड़कों ने बहुत प्राउडली उसको कहा, देखा? अरे सिर्फ देखा ही नहीं, हम उसे पर्सनली जानते हैं। वह हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है। इनफैक्ट वह हमारे ही स्ट्रीम में है। हम तो उसको तब से जानते हैं जब उसकी हालत भिखारियों जैसी थी। उस वाइट सूट वाले ने चौंकते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि वह भिखारियों की तरह रहता हो? वह सुपर रिच मित्तल परिवार से है। उसके पास भला कभी कोई कमी कैसे रह सकती है? उन स्टूडेंट्स में से एक लड़के ने कहा, रईस लोगों की अजीब अजीब खबत होती हैं। क्या पता उसकी फैमिली में ये भी कोई शगुफा हो। इसलिए ही ऐसे पहले भिखारियों की तरह रहते हो और फिर खुद को सुपर रिच दिखाकर लोगों को शॉक्ड कर देते हो। उस लड़के की बात पर आसपास खड़े सारे लोग हंसने लग गए। उनमें से ही एक और लड़के ने कहा, यार बात कुछ भी हो पर कार्तिक की अपनी किस्मत तो बुलंद है ही, उसने अपने आसपास कितने लोगों की किस्मत बदल दी है। हम जैसे स्टूडेंट के लिए भी उसने कितना कुछ किया है। याद नहीं साशा जब उन जंगलों में ट्रिप लेकर गई थी तो क्या जबरदस्त तरीके से कार्तिक ने सब अरेंज किया था। वरना क्या हम जिंदगी में कभी उस तरह की लग्जूरियस बसों में या लिमोजिन में बैठ सकते थे? और खाना याद है वहां पर कैसा था? जब उसने जंगलों में इतना शानदार खाने का अरेंजमेंट करवा दिया था तो यहाँ सोचो आज तो कैसा खाना हमको मिलने वाला है। उद्धरण चिन्ह। एक और लड़का बोला, सही बात है यार, वहां तो जिस तरह के टेंट मिले वह भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थे। हम तो लाइफ में इतनी लग्जरी नहीं भूल सकते और आज भी देखो ना। उसने अपने सारे दोस्तों को स्पेशल इनवाइट किया है। हमसे तो कोई पैसे नहीं लिए हैं भाई। मानना पड़ेगा बंदा सिर्फ पैसे का ही नहीं, दिल का भी बहुत अमीर है। वहां खड़ी एक लड़की ने कहा, हाँ दिल का अमीर तो है ही। उसकी जितनी भी लड़कियां दोस्त थी उसने उन सब की भी जिंदगी बदल दी है। कियारा को देखो, आज इतने बड़े वर्ल्ड स्टेज पर लॉन्च होने जा रही है। और तो और उस साशा को देखो, सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट थी और आज इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी की प्रेसिडेंट हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की बात सुनकर वह वाइट सूट वाला आदमी चौंका। उसने उस लड़की से पूछा, तुम किसकी बात कर रही हो? उस लड़की ने अपनी बात को दोहराया, मैं अपनी कॉलेज की स्टूडेंट प्रेसिडेंट साशा की बात कर रही हूँ। आपको पता नहीं है क्या? इस एंटरटेनमेंट कंपनी की प्रेसिडेंट भी वही है। इनफैक्ट इस कंपनी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर है, सब कार्तिक के दोस्त ही हैं। ऐसा लगता है कार्तिक ने यह एंटरटेनमेंट कंपनी अपने दोस्तों के लिए ही खड़ी की है। उस वाइट सूट वाले आदमी के दिमाग में साशा का नाम जैसे अटक गया। उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग चलने लगी। वहीं लोगों में कार्तिक को देखने की और उससे मिलने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक आ चुके थे। बड़े सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियंस भी पहुंच चुके थे। पर अब कार्तिक किसी को भी वेलकम करने के लिए वहां नहीं था। जो लोग खुद को बहुत बड़ा समझते थे उनको ये बात बुरी लग रही थी कि कार्तिक वहां उन्हें वेलकम करने के लिए क्यों नहीं है। कार्तिक अपने रिजॉर्ट की तीसरी मंजिल पर खड़ा नीचे ये सब देख रहा था। जहां वह खड़ा था वहां अंधेरा था। वह चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। उसके मन में बहुत सारी चीजों को लेकर बेचैनी थी। जैसे एक तूफान उसके भीतर गुजर रहा हो। जितनी हलचल उसके अंदर थी बाहर से उस वक्त वह उतना ही शांत दिखाई दे रहा था। तभी पीछे से आकर नील ने कहा, तू यहाँ खड़ा है कार्तिक? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ यार। तुझे इवेंट शुरू करना है। तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? सब लोग नीचे तुझे पूछ रहे हैं। हमारे मिनिस्टर साहब भी पहुंच चुके हैं। उनका तो बल्कि मुंह चढ़ गया है कि तू अब तक उन्हें वेलकम करने के लिए आया कैसे नहीं। चल भाई नीचे, अब और डिले नहीं किया जा सकता। कार्तिक ने पलटते हुए कहा, साशा को कहो इवेंट शुरू करें। सबको वेलकम करे। मैं बाद में आऊंगा। कार्तिक की बात से नील सरप्राइज हुआ पर बिना कुछ बोले हाँ करके वहां से चला गया। उसने साशा को कांटेक्ट करके इवेंट शुरू करने को कहा। साशा कार्तिक का ही इंतजार कर रही थी। नील ने जब उसको कहा कार्तिक अभी आने के लिए मना कर रहा है वह बाद में आएगा। इवेंट उसे ही स्टार्ट करना है। साशा के चेहरे पर एक पल घबराहट आई। फिर वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर चढ़ गई। उसने माइक संभाला और वेलकम स्पीच शुरू की। साशा के गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं सब तरफ साइलेंस होना शुरू हो गया। वैसे भी लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी थी इस इवेंट को लेकर कि इसमें क्या क्या और कैसे होने वाला है। साशा ने बहुत शानदार वेलकम स्पीच दी। लोग उसकी स्पीकिंग स्किल्स के तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कार्तिक ऊपर से ये सब देख सुन रहा था। उसे इस बात की बहुत सैटिस्फैक्शन थी कि उससे जुड़े उसके सारे दोस्त एक से एक नायाब हीरे हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। उधर सुपर लाइव कंपनी का सीईओ अभिषेक खन्ना अपने स्टाफ को एड्रेस करते हुए कह रहा था, आज का लाइव टेलीकास्ट हमारे लिए इस फील्ड में गेम चेंजर साबित हो सकता है। उसने अपने सबॉर्डिनेट को कहा, तुमको पता है इसी वक्त बुलफाइट कंपनी भी रेहाना का कॉन्सर्ट लाइव टेलीकास्ट करेगी। हमें हर हाल में मैक्सिमम कवरेज चाहिए। यह मिस्टर कार्तिक की एंटरटेनमेंट कंपनी और उनके सिंगिंग स्टॉर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, हमारे करियर के लिए भी माइलस्टोन साबित होगा। अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर बुलफाइट कंपनी टॉप मानी जाती है। पर अगर आज के इवेंट की लाइव ब्रॉडकास्ट में हम लोग बाजी मारने में कामयाब रहे, तो इसमें कोई शक नहीं है, वर्ल्ड नंबर 1 हम लोग कहलाएंगे। किसी भी तरह की आज कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कवरेज इतनी शानदार होनी चाहिए कि हर कोई तारीफ करते नहीं थके। अभिषेक के सबॉर्डिनेट ने उसे कहा, सर आप निश्चिंत रहिए, हम सारा इंतजाम कर चुके हैं। हम पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। बस इवेंट शुरू होने की देर है। वहां कार्तिक के दिमाग में जैसे कोई गेम प्लान चल रहा था। उसका इवेंट अपने शेड्यूल से लेट था। सुपर लाइव कंपनी के सीईओ को उसके दूसरे सबॉर्डिनेट ने आकर इन्फॉर्म किया, सर हमारा इवेंट शुरू क्यों नहीं हो रहा? आप जानते हैं अभी मैंने देखा कि रेहाना के कॉन्सर्ट में 10,000 लोग प्रेजेंट हैं और उनके इंटरनेट पर व्यूअर 1 मिलियन एक्सीड कर गए हैं। यहाँ पर देखिए ग्राउंड में सिर्फ 1,000 लोग हैं। और अभी तक ऑफिशियली यह प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ है। इस तरह तो हम लोग कंप्लीटली फ्लॉप हो जाएंगे। अभिषेक के दूसरे सबॉर्डिनेट ने कहा, सर इस बात की फिक्र मुझे भी है। रेहाना बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। आप देख ही सकते हैं कि उसके कॉन्सर्ट को अटेंड करने 10,000 लोग आए हैं। यहाँ पर तो कोई स्टार सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस है ही नहीं। और पता नहीं ये लोग इवेंट को डिले क्यों कर रहे हैं। अभिषेक कुछ देर सोचता रहा और फिर उसने अपने सबॉर्डिनेट को कहा, जहां तक मैं मिस्टर कार्तिक को समझा हूं वह बहुत ही स्ट्रेटजिकली मूव करने वाले आदमी हैं। जरूर उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। चाहे उनके सिंगर्स नए हैं पर उनके काम को लेकर वह सुपर कॉन्फिडेंट हैं। मुझे लगता है कि जब यह इवेंट स्टार्ट होगा तब सारा सीन बदल जाएगा।
अभिषेक की बात सुनकर उसके दोनों सबॉर्डिनेट चुप हो गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके एक्सप्रेशन से साफ जाहिर था कि उनको कोई उम्मीद नहीं है कि वह लोग व्यूअरशिप में बुलफाइट को मात दे सकेंगे। उन दोनों के चेहरे से निराशा टपक रही थी। इधर नीचे साशा की ओपनिंग स्पीच के बाद स्टेज सेट हो चुका था। बाकी सारी लाइट्स डिम कर दी गई थी। स्टेज पर 3 जगह स्पॉटलाइट दी गई और एक एक करके उसके नीचे पहले कियारा, फिर रिद्धिमा और राधिका की एंट्री हुई। उनकी एंट्री के साथ ही एक बार बहुत तेज शोर की लहर उठी। कियारा को मैक्सिमम कॉलेज स्टूडेंट्स पहचानते थे। उनमें से बहुत लोगों को नहीं पता था कि इस शो में कियारा को लॉन्च किया जा रहा है। यह उन लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था कि इतने बड़े वर्ल्ड स्टेज पर कियारा गाने वाली है। राधिका और रिद्धिमा भी इतनी एक्सेप्शनल ब्यूटीज थी कि कुछ लड़कियां जलन के मारे ये भी कह रही थी, सुंदर है तभी स्टेज पर खड़ी है, अभी गाएंगी तो पता चलेगा कितनी टैलेंटेड है कितनी नहीं। पर हालांकि बहुत ज्यादा है तभी तो इतना बड़ा स्टेज मिल गया इनको। अचानक तेज म्यूजिक स्टार्ट हुआ और ड्रीम एंजल बैंड की पहली परफॉर्मेंस शुरू हुई। उन लोगों ने फर्स्ट परफॉर्मेंस आर्यन के गाने से नहीं की। उन लोगों ने एक बहुत ही पुराना गाना उठाया। लोगों के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको कुछ बहुत धमाकेदार और नया सुनने को मिलेगा। उसकी बजाय ड्रीम एंजल बैंड एक बहुत पुराना गाना परफॉर्म कर रहा था। एक बार फिर से जितने मुंह उतनी बातें बननी शुरू हो गई। भीड़ में से कोई बोला, यार कितनी उम्मीद लेकर आए थे, सब पर पानी फिर गया। इससे तो रिहाना के कॉन्सर्ट में ही चले जाते। दूसरे ने कहा, हाँ यार हमने तो सुना था कि आज की सारी म्यूजिक कंपोजिशन आर्यन की है। मैं आर्यन का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं तो स्पेशली उसी के गाने सुनने आया था। ये लड़कियां कौन से जमाने का गाना परफॉर्म करने लगी। पास खड़े तीसरे लड़के ने कहा, नहीं है बेचारी, नया गाना परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस नहीं होगा इनके पास और फिर इतने बड़े स्टेज पर पहली बार गा रही हैं तो नर्वस भी होंगी। इसलिए पुराने गाने से इन्होंने शुरुआत की है। भीड़ में से कोई चीखा, अरे क्या बेवकूफ बना रहे हो, ये पुराने और बोरिंग गाने सुनने के लिए हमने इतनी महंगी टिकट्स ली है क्या। गलती हो गई, इससे तो हमको रिहाना के कॉन्सर्ट में जाना चाहिए था। हर तरफ यही बात उठने लगी कि यह लोग बहुत ही नौसिखिया हैं जो इतने पुराने गाने से परफॉर्म कर रही हैं। कुछ लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे थे, ये कहकर कि आवाज बहुत अच्छी है, कंपोजिशन पुरानी है तो क्या हो गया। पर ज्यादातर लोगों को रिग्रेट हो रहा था। जंगल की आग की तरह वहां लोगों में बेचैनी फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इवेंट एक बहुत बड़ा फ्लॉप शो होने वाला है। ड्रीम एंजल बैंड की परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी थी। उनकी फर्स्ट परफॉर्मेंस एक पुराने गाने से शुरू हुई थी। लोगों को उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि वह इतना बोर होने लगे कि अपने मोबाइल पर अब रिहाना का कॉन्सर्ट देख रहे थे। ऊपर रूम में अभिषेक खन्ना बैठकर सारे प्रोग्राम का सुपरविजन देख रहा था। वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। कार्तिक की बातों से लग रहा था कि कार्तिक अपनी सिंगर्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। इनफैक्ट कार्तिक ने उससे बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट्स भी कराए थे, जिसकी कॉस्ट बहुत हाई गई थी। कार्तिक ने उसे कहा था कि वह पैसे की चिंता बिल्कुल ना करें, बस जैसा वो कह रहा है ठीक वैसे इंतजाम करता जाए। अभिषेक अब खुद भी इस बात को लेकर टेंस था कि उनकी व्यूअरशिप बढ़ना तो दूर की बात, बल्कि अब धीरे धीरे और घट जाएगी। वह किसी हाल में इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ बुलफाइट को कम्पीट नहीं कर सकते। वहीं बुलफाइट कंपनी के ऑफिस में जश्न मनाया जा रहा था। रिहाना के कॉन्सर्ट में बहुत इलेक्ट्रीफाइंग माहौल था। हाई म्यूजिक के साथ लोग झूम रहे थे। लगातार उनका व्यूअरशिप बढ़ता ही जा रहा था। डैनियल का कॉन्फिडेंस तो देखने वाला था, उसने तो मन ही मन बड़े बड़े प्लान बना लिए थे कि इस कॉन्सर्ट के बाद कार्तिक को कैसे बेइज्जत करना है। डैनियल ने रिहाना से हाथ ही कार्तिक को नीचा दिखाने के लिए मिलाया था। उसकी नीयत अभी भी कार्तिक की एंटरटेनमेंट कंपनी की सिंगर्स पर खराब थी। वह ये सोचकर बैठा था कि जब उनका शो फ्लॉप हो जाएगा तो उसके बाद उन लोगों को डैनियल की शर्तें माननी ही पड़ेगी।
उधर अभिषेक खन्ना की टेंशन बढ़ती जा रही थी। अभिषेक के सबॉर्डिनेट ने आकर उसे कहा, सर हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हमारी रेपुटेशन की भी धज्जियां उड़ जाएगी। लोग हमको लगातार मैसेज कर रहे हैं कि हम लोग इस तरह का इवेंट कैसे कवर कर सकते हैं। अभिषेक के दूसरे सबॉर्डिनेट ने आकर कहा, एग्जैक्टली सर, लोग नीचे बातें बना रहे हैं कि हम लोगों ने कार्तिक मित्तल से बहुत पैसे खाए हैं तभी हम उनका फ्लॉप शो कवर करने के लिए तैयार हो गए हैं। मार्केट में हमारी एक रेपुटेशन थी कि आज तक हमने जितने भी इवेंट्स कवर किए हैं वह सब के सब वर्ल्ड लेवल पर बहुत हाई क्लास रहे हैं। आज पहली बार हो रहा है कि हम एक इतना एवरेज इवेंट कवर कर रहे हैं। अभिषेक ने अपने सबॉर्डिनेट्स को कोई जवाब नहीं दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कार्तिक के दिमाग में चल क्या रहा है। इतनी साधारण सी परफॉर्मेंस के लिए तो कार्तिक इतने बड़े बड़े अरेंजमेंट नहीं करवा सकता। 200 से ज्यादा कैमरे कार्तिक ने चारों तरफ इंस्टॉल करवाए थे, और वह भी बहुत हाइट पर। इनफैक्ट बहुत से कैमरा एंगल तो प्लेस करने इतने टफ थे कि टेक्नीशियंस के लिए भी अच्छा खासा चैलेंज हो गया था। इसी चक्कर में कॉस्टिंग भी बहुत हाई गई थी। अभिषेक ने जब ये बात कार्तिक को कही थी तब कार्तिक ने अभिषेक को बोला था कि वह पैसे की परवाह बिल्कुल ना करे, सब बहुत शानदार होना चाहिए बस। अभिषेक ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से रिसोर्ट के ऊपर आकाश में बहुत सारे बड़े बड़े सितारे चमकने लगे। बहुत जबरदस्त लाइटनिंग एक्सप्लोजन होने लगे। जितने भी लोग वहां पर प्रेजेंट थे वह बुरी तरह से हैरान हो गए। सबकी आंखें आसमान पर उठ गई। भीड़ में से अलग अलग आवाजें आने लगी। अरे वह देखो, वह क्या है? भीड़ में से किसी और ने चिल्लाकर कहा। उधर भी देखो, उधर भी वैसा ही नजारा। धीरे धीरे करके उस रिसोर्ट के ऊपर का पूरा आसमान बड़े बड़े सितारों से भर गया। कलरफुल ब्राइट वाइब्रेंट लाइट्स, लेजर शो का एक बिल्कुल ही अलग रूप लोग देख रहे थे। लोगों की आंखें उस लाइट को लेकर अकस्टम हुई तो लोगों ने देखा कि वह बड़े बड़े रोशनी के गोले तो कुछ कुछ उड़नतश्तरी जैसे हैं। पूरी भीड़ में अफरा तफरी मच गई। भीड़ में लोग चिल्लाने लगे, ये तो यूएफओ है। अरे ये सुपरनेचुरल पावर्स हैं क्या? एलियंस आए हैं। ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? लोग सरप्राइज थे, शॉक्ड थे। सब तरफ शोर मच गया था। अचानक से वह डिस्क नीचे आनी शुरू हुई। लोगों ने ध्यान से देखा और उनमें से कोई चिल्लाया, अरे ये तो एडवांस वर्जन एयरशिप्स हैं। वो एक नहीं बल्कि 1 दर्जन से भी ज्यादा एयरशिप्स थे। रिसोर्ट के चारों तरफ से लेजर लाइट से समा बांधा जा रहा था। आसमान से एयरशिप्स नीचे की तरफ आ रहे थे। स्टेज पर जगह जगह स्पॉटलाइट थी। लोगों ने अब तक एयरशिप्स सिर्फ टीवी पर ही देखे थे। रियल लाइफ में किसी को आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था कि इतने पास से यूं एयरशिप्स को देख सकें। कार्तिक अभी भी अपने रिसोर्ट की तीसरी मंजिल पर खड़ा था। वह ये सब देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। एक्साइटमेंट के मारे नीचे खड़े कितने लोगों के पैर कांप रहे थे। ऐसा नज़ारा जिंदगी में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। स्पेसशिप्स ने स्टेज के ऊपर का सारा एरिया कवर कर लिया था। धीरे धीरे एक एक करके एयरशिप्स नीचे आने लगे और स्टेज पर उतरे। उनके दरवाजे खुले। कॉकपिट के अंदर से रोशनी एकदम फ्लैश हुई। रोशनी में से एक एक करके खूबसूरत लड़कियां बाहर आने लगीं, जिन्होंने आज से 5000 साल पहले की सभ्यता में चलने वाले एंशियंट स्टाइल के रॉयल कपड़े पहने हुए थे। वॉरियर्स टाइप। सब की सब गोल्डन, सिल्वर और कॉपर शेड्स में थीं। वो खूबसूरत लड़कियां परियों की तरह से बाहर निकल रही थी। वो सब हवा में लगभग उड़ती हुई मालूम हो रही थीं। हर एयरशिप में से कुछ लड़कियां बाहर आती और वह फ्लाई कर जाता। फिर दूसरा शिप उतरता। इस बार और अलग पैटर्न लाइटों से बनाए जाते हैं। उसमें से भी कुछ लड़कियां निकलती जिन्होंने उसी तरह के पुराने एंशियंट कपड़े पहने हुए थे। लोग अमेज्ड थे, अचंभित, हैरान, जैसे कोई जादू होता हुआ देख रहे हों। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे वह लोग खुद भी आज से 5000 साल पहले के टाइम में ट्रांसपोर्ट हो चुके हों। पूरा माहौल बदल चुका था। लोग आंखें फाड़े ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे।
वह एयरशिप अभी भी हवा में इधर से उधर मंडरा रहे थे। एक एक करके कविता श्रीधर के ग्रुप की सारी लड़कियां स्टेज पर आ चुकी थी। लड़कियां बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे। एक्साइटमेंट अपने चरम पर थी। कितनी लड़कियां कह रही थी कि उनको गूज़बम्स आ रहे हैं। जब लोगों का ध्यान इन एयरशिप्स की तरफ था तब कियारा, राधिका, रिद्धिमा तीनों स्टेज पर से गायब हो गई थी। तकरीबन 1 दर्जन लड़कियों की मदद से उन्होंने भी भारी भरकम मेटल ड्रेसेस में चेंज किया। वह भी बहुत पुराने समय की स्टाइलिंग की गई थी। उनका मेकअप भी ऐसा किया गया कि अब वह तीनों क्लियोपेट्रा जैसी दिखाई दे रही थी, पुराने समय में यूरोपियन देशों की महारानियां हो जैसे। अभी तो लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। इतने में उन तीनों ने एक एक करके स्टेज पर एंट्री की और अब की बार जिस तरह की इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस उन्होंने देनी शुरू की, लोग शॉक्ड रह गए। वह तीनों इतनी ग्लोरियस लग रही थी जैसे पूरी दुनिया जीत कर आई हो। उनकी आवाज कमाल की थी। ड्रम बीट, गिटार म्यूजिक, पीछे की तरफ सेट पूरा का पूरा बैंड गजब तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा था। आर्यन की शायद अब तक की यह बेस्ट कंपोजिशन थी। और साथ ही कविता श्रीधर के ग्रुप की लड़कियां जो कभी स्टेज पर और कभी उन स्काई हाई एयरशिप से नीचे डाली गई रस्सियों पर लटक कर जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रही थी, सब लोग दंग थे। सारा क्राउड पूरी तरह से स्टैंड स्टील रह गया थे। पूरा माहौल ऐसा था कि लोग एकदम शॉक्ड थे। जब लड़कियां हवा में डांस करती तो लोगों की चीखें निकल रही थी। ड्रीम एंजल बैंड की परफॉर्मेंस भी अब इतनी इलेक्ट्रीफाइंग थी कि लोग गला फाड़कर अब उनके साथ गा रहे थे। जैसे ही यह सब कुछ होना शुरू हुआ था, अभिषेक की आंखें चमक गई थी। वह समझ गया था कि आखिर कार्तिक ने सब तरफ ड्रोन कैमरास क्यों अरेंज करवाए हैं। 200 कैमरास की सेटिंग कराई गई थी और वह अभी तक नहीं समझ पाया था कि ऐसा क्यों हुआ है। कार्तिक का दिमाग देखकर अब वह भी अवाक रह गया था। उसका सारा स्टाफ बहुत तेजी से हरकत में आ गया था। उनको बेस्ट से बेस्ट शॉट लेने थे। लाइव टेलीकास्ट पर ऐसे ऐसे शॉट्स उनको फ्लैश करने थे कि अब उनका व्यूअरशिप आसमान छूने लगे। और ऐसा हुआ भी। इस मेगा शो के शुरू होने के कुछ ही मिनटों में तेजी से उनका व्यूअरशिप ट्रैफिक बढ़ना शुरू हुआ। इतनी तेजी से कि 1 मिलियन, 2 मिलियन और देखते देखते 10 मिलियन क्रॉस कर गया। इस तरह का अरेंजमेंट तो दूर दूर तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कार्तिक ने इस सब को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा था ताकि कोई भी उसके इस आइडिया को चोरी ना कर सके। इन एयरशिप्स की बात सिर्फ कविता जानती थी और उसके डांसर्स को बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन में ट्रेनिंग दी गई थी ताकि वह कहीं भी यह बात लीक न कर सके कि अरेंजमेंट इस तरह का किया गया है। टेक्नीशियंस और बाकी सब जुड़े हुए लोगों को भी पूरे कॉन्फिडेंस में लिया गया था। तभी यह सब अब लोगों के सामने एक अचंभे की तरह अचानक खुला और सब स्टन रह गए। दरअसल फिल्मों में अब ऐसे सीन लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते। सब जानते हैं कि स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से इस तरह का कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है, पर लाइव में ये सब होता हुआ देखना ऑडियंस के लिए बहुत एक्साइटिंग और सरप्राइजिंग था। इनफैक्ट लाइटनिंग इस तरह से की गई थी कि शिप के एंड से जितनी भी रस्सियां लटकी हुई थी, यानी कि जो हवा में डांस करती हुई लड़कियां थी, उनके सेफ्टी हॉर्नेस किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। बस ऐसा लग रहा था कि हवा में फ्लाइंग शिप्स मंडरा रहे हैं और नीचे वह लड़कियां परियों की तरह उड़ उड़कर आसमान में डांस कर रही हैं। कार्तिक ने इसलिए ही कविता श्रीधर को बोला था कि जिन लड़कियों को जरा भी हाइट फियर हो, इनको परफॉर्मेंस में इंक्लूड ना करें। अब जितनी भी लड़कियां परफॉर्म कर रही थी, उन्हें किसी तरह का कोई फोबिया नहीं था और वह बहुत कॉन्फिडेंटली हवा में मूव कर रही थी। वहां टेलीकास्ट रूम में अभिषेक का सबॉर्डिनेट चिल्लाता हुआ आया और बोला, सर हमारा शो सुपर डुपर हिट हो चुका है। 20 मिलियन से ऊपर व्यूअरशिप चली गई है कुछ ही मिनटों में। कहाँ तो अभिषेक और उसके सबॉर्डिनेट पहले इस बात से घबरा रहे थे कि उनकी कंपनी की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी, कहाँ अब एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करते हुए नहीं थक रहे थे कि वह कितने लकी हैं कार्तिक ने उनको अपने प्रोग्राम के लाइव टेलीकास्ट का मौका दिया। वह सब समझ गए थे कि अब उनकी कंपनी वैल्यू रॉकेट हाई जाने वाली है और उन सब की जिंदगियां भी बदल जाएंगी। तभी कियारा ने एक एयरशिप की हॉर्नेस हेल्प से हवा में ऊंचा उठना शुरू किया। वह धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठने लगी।
उसके हाथ में एक पावरफुल माइक था। अब सिर्फ कियारा गा रही थी और बाकी सब कुछ साइलेंट था। उसकी आवाज उस पूरे माहौल को बहुत ही मेस्मराइजिंग एंड ब्रेथ टेकिंग बना रही थी। कियारा के बाद एक एक करके अब एयरशिप्स राधिका और रिद्धिमा को भी हवा में ले जा रहे